हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं वह टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक कुछ बेसिक बातें कर लेंगे और फिर हम लोग धीरे धीरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर पहुंचेंगे। और यह एक बहुत बड़ा चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर और भी कई टॉपिक्स हैं जो कुछ इस वीडियो में आएंगे और फिर इनका जो भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं वहाँ पर इनको मैं दिखाने का प्रयास करूँगा। एंड सो लेट अस स्टार्ट। मैग्नेटिक फ्लक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा कि आपने ज़रूर पढ़ा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फर्स्ट चैप्टर जो 12th क्लास में आपका स्टार्ट हुआ होगा तब आपने उस चैप्टर में ज़रूर ये देख लिया है और मैंने भी अपने वीडियोस में आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स को एक्सप्लेन किया है। सो मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जैसा आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझा है उसी तरह से आप मैग्नेटिक फ्लक्स को रिलेट करके समझ सकते हैं आसानी से। सो द डेफिनेशन इज द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी surface placed in a magnetic field is the total number of magnetic lines of force crossing this surface normally। ठीक है। और अभी हम बात करते हैं यह लैंग्वेज आपको कितना समझ में आया। सो इस मैग्नेटिक फ्लक्स को फाई के साथ डिफाइन किया जाता है और फाई बी भी लिखा जाता है। और साथ साथ इस मैग्नेटिक फ्लक्स को मैथमेटिकली कैसे लिखा जाता है, इट इज़ मेजर्ड बाय द प्रोडक्ट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड द नॉर्मल टू द सरफेस एंड सरफेस एरिया। जो भी मैग्नेटिक फील्ड है उसमें से सरफेस एरिया को मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसा कि हम लोग यहाँ पर डेफिनेशन पर देख पा रहे हैं, this is the expression of magnetic flux. Here we are seeing B is a magnetic field and A is area vector। नेक्स्ट आइए हम लोग बात करते हैं कि किस तरह से हम लोग ये जो हमारा स्टेटमेंट है इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग किस चीज़ पर बात कर रहे हैं उसे हम लोग डायग्रामेटिकली समझेंगे। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक एरिया वेक्टर है और इस एरिया वेक्टर पर 3 लाइंस आप देख पा रहे हैं और यह लाइंस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो कि जिनका जो डायरेक्शन है एरिया वेक्टर के जस्ट डायरेक्शन के साथ है, या हम कह सकते हैं इन दोनों के बीच का जो एंगल है वह 0 डिग्री है। और राइट साइड वाले में हम देख पा रहे हैं ये जो सरफेस है इसका एरिया तो इस पर परपेंडिकुलर होता ही है जो कि हम लोग समझते हैं, लेकिन इस डायग्राम में जो फील्ड है वह आप देख पा रहे हैं या फील्ड का जो डायरेक्शन है वह सरफेस के डायरेक्शन के साथ नहीं है, एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में नहीं है। यह जो मैग्नेटिक फील्ड है वह सरफेस के साथ थीटा एंगल बनाए हुए है। अब हम लोग कैसे फाइंड करेंगे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर, तो हमें इस केस में क्या करना पड़ता है, हमें इस मैग्नेटिक फील्ड को इस एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में रिजॉल्व करना पड़ता है। और हमें मालूम है वेक्टर हमने पढ़ा है ऑलरेडी, तो यह हो जाएगा बी कॉस थीटा इन द डायरेक्शन ऑफ एन, क्योंकि आपको यहाँ पर ऑलरेडी बता गया इट इज़ मेजर्ड बाय द प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू द सरफेस एंड सरफेस एरिया। सरफेस एरिया से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर मान लिया जाए वह ऑलरेडी नॉर्मल ही है तो उसका तो और कंपोनेंट होगा नहीं उस डायरेक्शन में। तो अगर कोई इंक्लाइनेशन पर है जैसा हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं तो इसका एक कंपोनेंट हमें इधर देखना पड़ेगा। इस वाले में हमें कंपोनेंट ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली विल राइट b इंटू एस, हियर विल राइट b cos थीटा इंटू एरिया वेक्टर दैट इज a। नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे व्हाट इज़ द डायमेंशंस ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो हमारा जैसा हमने सीखा है क्लास 11th में ही, फास्टली वर्क करते हैं। और फाई इक्वल टू बी ए हम लोग लिखेंगे बी इक्वल टू, देखिए पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, वहाँ पर आप पढ़ने के लिए मिला होगा द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड रेस्पेक्ट टू फोर्स एंड चार्ज एंड इट्स वेलोसिटी। तो आप वहाँ पर पाते हैं एफ दिस इज इक्वल टू एफ बाई क्यू बी साइन थीटा। क्यू क्या है, चार्ज है, और बी क्या है, वेलोसिटी है, और साइन थीटा यह एंगल है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि हमें फ़िलहाल तो हमारा एम है कि हम डायमेंशन निकाल लें मैग्नेटिक फ्लक्स का, जो कि हम क्लास 11th में सीख लेते हैं। फिर भी हम आज यहाँ बात करेंगे और सबसे पहले हम लोग बी निकाल लेते हैं और इस बी वाले का जो डायमेंशनल वैल्यू होगा उसे हम लोग यहाँ पुट कर देंगे। और एरिया का तो आपको मालूम है ऐसा यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा एल स्क्वायर। इस वाले का हम लोग डायमेंशनल निकाल लेते हैं और उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो लेट अस स्टार्ट।
हम लोगों ने लिखा यहाँ पर Q इक्वल टू एफ, जो भी एक्सप्रेशन आप यहाँ देख पा रहे हो उसको यहाँ पर सीधे बैठा दिया गया, एफ बाई क्यू बी साइन थीटा, और एरिया के साथ मल्टीप्लाई कर दिया गया इस वाले के साथ। और सॉरी, नेक्स्ट हमने डायमेंशनल वैल्यूज पुट करना शुरू किया। आपको बहुत अच्छे से मालूम है फोर्स का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वह है MLT-2। एंड ये जो Q आप देख पा रहे हैं, Q का तो डायमेंशनल वैल्यू होता नहीं है। हम इसको यूज करेंगे, इस फॉर्मूले को हम लोग चेंज कर देंगे इलेक्ट्रिक करंट वाले फॉर्मूले के साथ, क्योंकि हम जानते हैं I इक्वल टू क्यू बाई टी, और हम लिख सकते हैं Q इक्वल टू आई टी। आई की जगह होगा एम्पियर A और T की जगह पर कैपिटल T। तो ऐसा फिलहाल यहाँ नहीं किया गया, बट वी कैन राइट दैट ए टी इन प्लेस ऑफ दिस स्मॉल q, एंड v की जगह हम क्या लिख पाएंगे LT-1। और ये तो एंगल है, सो देर इज नो डायमेंशन फॉर दिस एंगल, इट इज़ ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी। और सीधे इस लाइन पर आप लिख सकते हैं, आ सकते हैं यहाँ पर। जैसे हमने आपको बताया, ये जो आप चार्ज देख रहे हैं ये C लिख दिया गया है, लेकिन C ऐसे डायमेंशनल फार्मूला होता नहीं है। हम क्या करेंगे, C इंटू टी, C इंटू टी क्या C और T मिलकर क्या बनता है, वो बनता है A। तो अब मैंने आपको कहा कि आप Q की जगह पर आप AT लिख दीजिए। तो जैसे मैंने लिखा A और एक T यहाँ लिख दूंगा, C की जगह आप लिख दीजिए A इंटू टी। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर -1 है और इस वाले T के पास +1 है, दोनों कैंसिल होकर ख़त्म हो जाएंगे और आपको बचेगा यहाँ पर सीधे A, और ये L² इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये जो नीचे L है, ये L एक, आप इस L को कैंसिल कर दीजिए और इस सिंगल इसको छोड़ दीजिए, तो आपका जो रिजल्ट है ML² और एम्पियर इनवर्स एंड टाइम टू द पावर -2, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं। तो आसान है समझना इसको। नेक्स्ट, ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, यहाँ पर आपको जरूर से याद रखना होगा मैग्नेटिक फ्लक्स का जो ऐसा यूनिट होता है दैट इज़ वेबर। वेबर इज द ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, इसे आप याद रखेंगे। एंड how it is related with Tesla and meter. So we write 1 Weber that is equal to 1 Tesla into 1 meter square। कहाँ से ये मिला, तो याद करिए फ्लक्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट क्या होता है, वह होता है टेस्ला। एरिया का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। सो वी कैन राइट दिस फॉर्मूला एंड वी गेट फाइनली 1 Weber that is equal to 1 Tesla meter square। Okay, next, CGS unit of magnetic flux। So first of all we must know CGS unit of magnetic flux, that is Maxwell। मैक्सवेल एक साइंटिस्ट का नाम है, बहुत फेमस हैं ये। और ठीक है, according to the expression of magnetic flux we can write it in the CGS form। So 1 Maxwell that is equal to 1 Gauss into 1 centimeter square। अब आपको समझ में आ रहा होगा ये गॉस आ गया, यहाँ पर आपको टेस्ला मिला हुआ था, कुछ तो रिलेशन है, ये तो सेम एक्सप्रेशन से आया हुआ है। ये जो मीटर उसकी जगह पर सेंटीमीटर हो गया, तो समझ में आ रहा है क्योंकि मीटर ऐसा यूनिट होता है, सेंटीमीटर CGS होता है। और आपको यहाँ से भी समझ में आ गया होगा अभी तक, टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट होता है और ये जो गॉस है वह इसका CGS यूनिट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो 1 मैक्सवेल दैट इज इक्वल टू 1 गॉस पर सेंटीमीटर स्क्वायर। लास्ट होगा रिलेशन बिटवीन वेबर एंड मैक्सवेल। यह जो आप देख पा रहे हैं ऐसा यूनिट में हम लोग फ्लक्स को वेबर करते हैं और CGS में मैक्सवेल, क्या इनके बीच का रिलेशन है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ऐसा यूनिट में लिख लेते हैं 1 वेबर दैट इज इक्वल टू 1 टेस्ला इंटू 1 मीटर स्क्वायर। और देखिए टेस्ला और गॉस का जो रिलेशन होता है ये हम लोग फिलहाल इस वीडियो में इसका डिटेल नहीं देख पा रहे हैं, बट आप इसे याद रखिए फिलहाल, इसे किसी अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। चलिए, सो 1 टेस्ला का जो वैल्यू होता है वह होता है 10⁴ गॉस। एंड मीटर की जगह अगर आप सेंटीमीटर करेंगे तो आपको क्या करना होगा, 10⁻² सेंटीमीटर हो जाएगा, और उस स्क्वायर तो पहले से लगा हुआ है तो ये बन जाएगा 4। फाइनली 4 + 4 8, वी गेट द फाइनल रिजल्ट दैट इज़ 1 Weber इज इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल। तो यह रिजल्ट याद रखना काफ़ी आसान है, इसे आप लर्न कर लेंगे। एंड नेक्स्ट विल डिस्कस पॉजिटिव एंड नेगेटिव फ्लक्स। देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव फ्लक्स क्या है, तो बहुत ही आसान है समझना, ऐसा थोड़ा भी कॉम्प्लेक्स नहीं। सीधे डायग्राम पर आइए, देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे हैं पॉजिटिव कब बोला गया है, जब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन दोनों सेम है। यहाँ हम कह रहे हैं कि ये नेगेटिव वेक्टर, यहाँ पर नेगेटिव फ्लक्स को बताया गया है। क्यों ऐसा हुआ,
because here the direction of magnetic field and the direction of area vector is opposite to each other. और हम लोग इसको और अच्छे से कहेंगे, if angle is 180 degree between the magnetic field and area vector then the flux is negative, and if the angle between B and N is 0 degree then the flux is positive. चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, इस पर हम लोग को थोड़ा सा डिटेल जाएंगे और लास्ट में मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जिसको आप और अच्छे से समझ सकेंगे। पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना जरूरी है। सो लेट अस स्टार्ट। The phenomenon of production of induced EMF and hence induced current due to change of magnetic flux linked with a closed circuit is called electromagnetic induction. बहुत ही आसान है, ऐसा नहीं कि बहुत टफ है इसको समझना। सीधे 2 पॉइंट पर आइए। देखिए यहाँ पर क्या प्रोडक्शन हो रहा है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और इस ईएमएफ से क्या होगा, करेंट इंड्यूस्ड होगा ड्यू टू चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। कहता है कि यार ईएमएफ मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज के, यहाँ एक वर्ड आप देख पा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस यहाँ जो वर्ड है चेंज, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज की वजह से ऐसा होता है। और मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग नॉर्मली। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो हैं वह चेंज करें तो करंट इंड्यूस्ड होगा जिस सरफेस से पास हो रहा है नॉर्मली, वहाँ पर उस सरफेस पर करंट इंड्यूस्ड होगा। तो आइए इसको हम लोग समझते हैं डायग्राम के साथ। जैसा कि अभी हम लोग देख पा रहे हैं, एक बार मैग्नेट है और ये एक कॉइल है और नीचे गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। फिलहाल इस मैग्नेट को इस डायरेक्शन में, लेफ़्ट डायरेक्शन में ले जाया जा रहा है। और जैसे जैसे ये बढ़ेगा, आपको सबसे पहले मालूम है कि एक मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है किस तरह से ऐसे करके बनता है, नीचे की तरफ ऐसे करके बनता है। और जैसे ही हम इसे लेफ़्ट डायरेक्शन में ले जाएंगे, क्या होगा, धीरे धीरे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो होंगे इस कॉइल के अंदर में, इस कॉइल का जो सरकमफेरेंस वाला इलाका है उसके अंदर में बढ़ता जाएगा। और जब ये दूर रहा होगा तो हो सकता है कि इसके अंदर में सिर्फ 1 या 2 फील्ड लाइंस होंगे। और अगर हम समय की बात करें कि सबसे पहले 2 फील्ड लाइंस अंदर में थे, अगले 1 सेकेंड में हो गए 4, अगले 1 सेकेंड में हो गए 6, अगले 1 सेकेंड में हो गए 10। तो हम देख पा रहे हैं इनमें चेंज आ रहा है। चेंज का मतलब जो 2 से 4 हुआ, मतलब 4 माइनस 2 2 हो गया। और 4 के बाद सपोज 8 होता है तो कहेंगे 8 माइनस 4, दैट इज डिफरेंस इज 4। या जो चेंज है 4 फील्ड लाइंस का हुआ। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, कहने का मतलब जब तक फील्ड लाइंस चेंज होंगे तब तक इस कॉइल में करंट इंड्यूस्ड होगा या ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। और उसका सबूत है यह गैल्वेनोमीटर, जो कि डिफ्लेक्शन दिखलाएगा। अगर हम यहाँ बल्ब लगा दें तो वहाँ पर आपको ब्लिंकिंग दिखाई पड़ेगा, वो थोड़ा थोड़ा जलता हुआ दिखाई पड़ेगा। और आइए और भी समझते हैं। यहाँ पर अगर हम मैग्नेट को सामने ला करके इसे दूर ले जाते हैं तो क्या होगा, सामने लाने के बाद मैक्सिमम जो फील्ड लाइंस है वो तो अंदर रहे होंगे, लेकिन जैसे ही इसे दूर ले जाया जा रहा है क्या हो रहा है, फिलहाल इस केस में हम देख पा रहे हैं 2, जैसा कि यहाँ पर इंडिकेट किया गया है 2 ही फील्ड लाइंस अंदर में है। दूर ले जाने से क्या होगा, मान लीजिए स्टार्टिंग में 10 रहा होगा, सडनली अगले 1 सेकंड में हो गया 6। तो डिफरेंस क्या हुआ, ये जो चेंज क्या हो गया, 10 माइनस 6 दैट इज़ 4, और अगले 1 सेकंड में सीधा हो गया 3, दैट इज़ 6 माइनस 3, 3 का डिफरेंस हुआ। और 3 के बाद सीधे हो गया 1, तो आप कहेंगे 3 माइनस 1 दैट इज़ 2। यहाँ पर 2 का चेंज हो गया। तो कहते हैं कि चेंज जितना ज़्यादा चेंज होगा उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस्ड होगा। और ये ज़्यादा चेंज किस पर डिपेंड करेगा, इस वेलोसिटी पर। जितने वेलोसिटी के साथ ये यहाँ से हटेगा उतना ही ज़्यादा यहाँ पर करंट इंड्यूस्ड होगा। लेकिन ध्यान रखें कि जिस डायरेक्शन में करंट इस केस में इंड्यूस्ड हुआ था, जब आप बार मैग्नेट को इस कॉइल की तरफ लाते हैं तो आप देख पा रहे हैं जो करंट का इंडक्शन है वह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, जिससे आपको राइट साइड में डिफ्लेक्शन मिला निडल पर। लेकिन जब आप मैग्नेट को दूर ले जाते हैं तो करंट का जो इंडक्शन है वह क्लॉकवाइज हो गया, और गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन है वह लेफ्ट डायरेक्शन में हो गया। नेक्स्ट एक और केस है जिसे हम लोग समझते हैं कि अगर अगर इस कॉइल के सामने एक बार मैग्नेट को सिंपली ला करके रोक दिया गया है, कितना भी सामने हो ला करके मैंने बस रेस्ट में छोड़ दिया, v=0 जैसा हम देख पा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, कंटिन्यूसली समय तो पास हो रहा है लेकिन नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो हैं ओनली 1 2 3 4 ही नज़र आ रहे हैं, चेंज नहीं हो रहा है। जबकि कॉन्सेप्ट है मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होना चाहिए, और वह होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस
पासिंग नॉर्मली थ्रू द एरिया, वह जबकि चेंज हो ही नहीं रहा है और चेंज नहीं होगा तो करंट इंड्यूस नहीं होगा, जिसका सबूत होगा देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेमीटर, नो करंट विल इंड्यूस्ड इन द कॉइल। ठीक है। एक और केस होता है जो फिलहाल यहाँ पर हम मेरे पास डायग्राम नहीं है, वो से मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर यह मैग्नेट इधर कॉइल की तरफ जा रहा है या कॉइल से दूर जा रहा है, और यह कॉइल भी उसी डायरेक्शन में उसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है जिस वेलोसिटी से यह मैग्नेट मूव कर रहा है, तो आपको समझ में आ रहा है कि सपोज यह कॉइल इसी डायरेक्शन में लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, और ये भी जा रहा है उसी डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकेंड से, तो क्या होगा, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है हमेशा सेम रहेगा, सेम स्पीड से जा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, जो नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स है वो बढ़ेंगे नहीं और घटेंगे भी नहीं, कांस्टेंट रहेगा सेम डिस्टेंस पर होने की वजह से। तो हम इस केस में भी कहेंगे देयर विल नो करंट विल इंड्यूस्ड इफ बोथ आर मूविंग विथ सेम वेलोसिटी इन द सेम डायरेक्शन। ओके, नेक्स्ट चलिए एक और है, इसे आप समझ सकते हैं बहुत ही आसानी से। जैसा कि हम देख पा रहे हैं एक बार मैग्नेट है, वेलोसिटी 0 है, मैग्नेट को इस बार कुछ नहीं करना है, उसको आप रोक करके रखिए होल्ड करके, फील्ड लाइंस तो बाय नेचर उसका बनेगा ही, लेकिन जो कोयल है इस बार हम उस कोयल को ही शिफ्ट कराते हैं, उस कोयल को ही मूव कराते हैं, कभी हम लोग इसको दूर ले जाएंगे कभी सामने ले जाएंगे, और जो गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है उसे हम लोग देखेंगे कि क्या डिफ्लेक्शन उसमें मिल रहा है। तो हम देख सकते हैं कि जब इस कोयल को इस राइट साइड वाले डायरेक्शन में ले जाया जा रहा है तो हमें देखा गया कि इस पर एक डिफ्लेक्शन हमें मिला, इसका मतलब हुआ कि इसमें करंट इंड्यूस्ड हुआ है। और मेन जो हमारा कॉन्सेप्ट है क्यों ऐसा हुआ होगा, क्योंकि जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हैं वो घटे, डिक्रीज हुए, इसे हम लोग कहेंगे चेंज हुए। जैसा कि अभी जी आप देख पा रहे हैं 4 5 6 7 5 है, टोटल 5 फील्ड लाइंस है, दूर चला जाएगा तो सपोज ये दोनों हट जाएंगे तो टोटल कितना बचेगा 3, सो 5 - 3 दैट इज 2। चेंज हुआ, कंटिन्यूसली चेंज होगा, जैसे जैसे ये दूर जाएगा तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन बना रहेगा। और इसके जस्ट अपोजिट अगर हम इसे इस डायरेक्शन में ले जाते हैं तब भी क्या होगा, जैसे अभी आपको 5 दिखाई पड़ रहा है, हो सकता है क्योंकि और भी बनते हैं जिन्हें हम नहीं यहाँ पर दिखाए हैं, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इसके अंदर में बढ़ जाएंगे जिससे आपको डिफ्लेक्शन मिलेगा, लेकिन जो डिफ्लेक्शन होगा इस बार पहले वाले केस के जस्ट रिवर्स रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट है एक और रिलेवेंट है और इम्पोर्टेंट भी है, इसे भी आपको समझना है कि क्या करेंट इंड्यूस्ड करने के लिए नेचुरल मैग्नेट ही ज़रूरी है। नो, हमें मैग्नेट चाहिए, इट में बी टेम्प्रोरी और इट में बी परमानेंट मैग्नेट। तो हम लोग एक टेम्प्रोरी मैग्नेट का यूज कर रहे हैं यहाँ पर, जिसे आपका इस वाले जो कंस्ट्रक्शन को आप कह सकते हैं दिस इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट। और इलेक्ट्रोमैग्नेट के प्रॉपर्टी की वजह से क्या होता है, इट बिहेव्स एज अ बार मैग्नेट। जैसे ही करंट पास होगा स्विच ऑन करने से इस वाले पाथ से करंट फ्लो होगा और मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो यहाँ से शुरू हो जाता है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस वाले कोयल के अंदर चला जाएगा। मैंने आपको एक ही दिखाया है, यहाँ पर कई सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगे इसके अंदर में, और उसे हम देख पाएंगे कि समय के साथ यह इंक्रीज कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो फील्ड लाइंस इंक्रीज कर रहे हैं विद द टाइम, जिसके वजह से देर इज अ डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर ऑफ द कॉइल। बात को अच्छे से समझिए, जैसे ही करंट इंड्यूस हुआ मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से या मैग्नेट के जैसा बिहेव करना शुरू कर दिया, और मैग्नेटिक इफेक्ट मैग्नेट के जैसा बिहेव इसने दिखलाना शुरू किया पी कॉइल ने, इट मीन्स इसका एक फील्ड लाइंस होगा, और फील्ड लाइंस सडनली, जो कि जब स्विच ऑन नहीं था तब यहाँ पर फील्ड लाइंस एक भी नहीं था, जैसे ही स्विच ऑन हुआ सडनली 20 फील्ड लाइंस अंदर आ गए, तो डिफरेंस 20 का हो गया। या फिर आप जस्ट इसका रिवर्स करिए, जैसे ही आप स्विच को ऑफ करेंगे 10 से सीधे हो जाएगा 0, फिर से आपको डिफ्लेक्शन मिलेगा, लेकिन जो डायरेक्शन होगा वह जस्ट रिवर्स होगा। आज का जो लास्ट टॉपिक है और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। थोड़ा पैसेंस रखेंगे। फर्स्ट लॉ, फैराडेज ने दो लॉज दिया था, और पहला लॉज जो अभी तक हम लोग डिस्कस कर रहे थे वह, और सेकेंड लॉ, क्योंकि अभी तक उन्होंने ये नहीं बताया था कि जो भी ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो उन्होंने ही खुद इस बात को डिफाइन किया और बताया कि यह जो ईएमएफ होता है उसका वैल्यू d∅dt, दैट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है। पहले हम लोग फर्स्ट लॉ को पढ़ते हैं। फर्स्ट लॉ ऑलरेडी हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले। वेन एवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ अ क्लोज्ड सर्किट change an EMF and hence a current is induced in it which lasts only so long as the change
इनफ्लक्स इज टेकिंग प्लेस। यहाँ पर एकदम बहुत अच्छे से बोला गया है कि ओनली सो लॉन्ग, तब तक करेंट, ओनली सो लॉन्ग एज द चेंज इन फ्लक्स इज टेकिंग प्लेस। यह जो इंड्यूस्ड करेंट है ये तब तक इंड्यूस्ड होगा जब तक चेंज होता रहेगा फ्लक्स में। चेंज नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक करंट नहीं बनेगा, इंड्यूस्ड नहीं होगा। सेकेंड है द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज्ड सर्किट। ठीक है, वह जो सर्किट है क्लोज सर्किट, उसमें जितना भी फील्ड लाइंस का चेंज होगा पर सेकेंड, दैट इज द एक्सप्रेशन ऑफ ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ। साथ साथ हम लोग लेंज लो जरूर पढ़ते हैं, देखिए, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत ही ज़रूरी हो पड़ गया था। जो फैराडेज ने इस बात को नहीं डिस्कस किया था, इसके लिए लेंज ने डिस्कस किया। और यह कॉन्सेप्ट था कि जो करंट इंड्यूस्ड होगा कॉइल में, इस उसका डायरेक्शन क्लियर होना ज़रूरी है। और उस डायरेक्शन के बारे में लेंज ने बताया, इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया। दिस लॉ स्टेट्स दैट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट अपोजेज द काउज। यहीं तक रुक जाते हैं। कहता है कि जो करंट का डायरेक्शन होता है इंड्यूस्ड करंट का, वह इस तरह से होता है कि यह जो काउज है, काउज क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इंड्यूस्ड हुआ है, फील्ड लाइंस की वजह से वह उसमें करंट का इंडक्शन हुआ है, वह उसी को अपोज करता है, उसको रोकता है। कहता है कि भाई ज़्यादा मत बढ़ाओ, वह फील्ड लाइंस को बढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन वह अपना पॉसिबिलिटी दिखाता है और प्रयास करता है कि वो अपोज कर रखे। विच प्रोड्यूस इट, दैट इज इट अपोजेज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंज हो रहा है उसको चाहता है कि वो ना हो, रोकने का प्रयास करता है, एक फोर्स लगाता है, अपोजिशन फोर्स। और हम लोग अभी इसको समझेंगे कि कैसे वह अपोज करता है डायग्राम से, और इसके एक्सप्रेशन को भी समझना ज़रूरी है। मैथमेटिकल पार्ट, या जो हमने अभी देखा, इट इज़ डी ई इक्वल टू, दैट इज ई एम एफ इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। और यहाँ पर नेगेटिव साइन दे दिया गया लेंज लो ने जब इनको डायरेक्शन के बारे में एक्सप्लेन दिया तब। और इस नेगेटिव का क्या मतलब है, तो नेगेटिव का मतलब बस यही रहा, इट इंडिकेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ई एम एफ इज सच दैट इट अपोजेज द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स। जो भी फ्लक्स है उसको वह अपोज करता है, और उस अपोज को समझाने के लिए नेगेटिव साइन यहाँ पर लगा दिया गया। और साथ साथ अगर वह जो कोयल है मैंने अभी आपको दिखाया, उसमें आपने देखा कि देर इज ओनली वन, सॉरी, देर इज ओनली वन, यस, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। जैसा आप देख पा रहे हैं कि केवल एक ही रिंग है, लेकिन अगर यह रिंग एन होगा, एन टाइम इस तरह से घुमा होगा, तो हम लोग इस वाले फॉर्मूले में एन इंडिकेट कर देंगे। सो दिस एन इज नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। ठीक है, इसी डी फाइव को फाइव टू माइनस फाइव वन किया गया है, और टोटल टाइम अगर टी है तो टी रख दिया गया, और हम लोग इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, किस तरह से यह कॉज को अपोज करता है। इस बार मैग्नेट को ले जाया जा रहा है कॉइल की तरफ, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इसमें चेंज होंगे, जैसा हमने समझा, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस्ड होगा। और ये क्या करना चाहेगा, ये कॉइल अपोज करेगा। कैसे, तो इसमें करंट का फ्लो हो गया है, अब यह मैग्नेट के जैसा बिहेव करेगा। मैग्नेट में दो पोल हमेशा होते हैं, तो इस वाला जो एंड है ये नॉर्थ पोल के जैसा बिहेव करेगा। जैसा हम लोग क्लॉक रूल में पढ़ते हैं, क्लॉक रूल में क्या हमने पढ़ा है कि जब ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है करंट, तो उस वाले फेस में नॉर्थ पोल बनता है, और इसके ऑपोजिट आप जाएंगे तो आपको क्लॉकवाइज दिखाई पड़ेगा जिधर साउथ पोल बना हुआ है। तो यह नॉर्थ पोल क्यों बना, क्योंकि इस नॉर्थ पोल को ये रोक सकता है, रोकने का प्रयास कर सकता है। नॉर्थ पोल के बीच में रिपल्सन होता है। और इस डायग्राम में देखिए, अब इस बार इस मैग्नेट को दूर ले जा रहा है इस कॉइल से, तब ये अपने आप को साउथ पोल बना लिया। करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो गया, इस बार डिफ्लेक्शन में चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज हुआ है। और अपोज कैसे कर रहा है, तो ये इसे दूर नहीं जाने दे रहा है। जो फील्ड लाइन्स एक बार अंदर आ चुके हैं उसको कम नहीं होने देना चाहता है। कम हो जाएगा तो क्या होगा, चेंज होगा मैग्नेटिक फ्लक्स में, और उसे होने देना नहीं चाहता है। इट ट्राई टू अपोज, कौन, जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड हुआ है इस फ्लो ऑफ करंट की वजह से। करंट फ्लो होता है तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट तो होता ही है। तो वह जो मैग्नेट बनेगा वह साउथ पोल अपने आप को इस वाले इलाके में बना लेगा, और इसे अट्रैक्ट करके रोकेगा, खींच के रखा रहेगा। चलिए, अब आज के टॉपिक में इतना ही, लेकिन आप थोड़ा पेशेंस रखेंगे, हम एक छोटे से वीडियो से आपको और एक्सप्लेन करेंगे।
करंट के डायरेक्शन को इंडिकेट कर। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग स्टडी करते हैं कि किस तरह से लेंज लॉ हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ के डायरेक्शन को या इंड्यूस्ड ईएमएफ के द्वारा इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। चलिए हम लोग समझते हैं। जैसा हम लोग स्टेटमेंट में पढ़ते हैं कि जब एक मैग्नेट को किसी कॉइल के अक्रॉस पास कराने का प्रयास किया जाता है तो यह इस कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस्ड होता है, इसे हम लोग ईएमएफ इंड्यूस्ड होना भी कहते हैं। और यह इस तरह से करंट इंड्यूस्ड होता है जिस जैसे लगता है कि यह इस मैग्नेट को रोकना चाहता है। अब देखिए इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। हमने बताया कि इसमें जो करंट इंड्यूस्ड होते हैं ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और यह जो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से चेंज होगा जैसे यह मैग्नेटिक, क्योंकि इसमें जो करंट फ्लो होंगे तो क्या होगा, हमें मालूम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है। यहाँ पर करंट इंड्यूस्ड हो चुका है और यह खुद एक मैग्नेट के जैसा बिहेव कर रहा है, और यह जो मैग्नेट बनाएगा वह मैग्नेट इस तरह से बनाएगा ताकि यह जो पोल यह जो एंड होगा यह नॉर्थ पोल के जैसा बिहेव करेगा और अदर एंड वाला साउथ पोल के जैसा बिहेव करेगा। तो यही हमारा लेंस लॉ समझाना चाहता है। इसी चीज को हम लोग इस डायग्राम से समझते हैं कि कैसे यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि देखिए इस मैग्नेट को इस कॉइल की तरफ मूव कराया जा रहा है। अब क्या होगा, करंट इंड्यूस्ड होना शुरू हो गया है इस कॉइल में, और आप देख पाएंगे कि करंट का जो डायरेक्शन होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। ये इस ढंग से घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मालूम है, जैसे ही करंट मूव करता है कॉइल में तो वह मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है, और ये मैग्नेट बन गया और इस तरह से बना जैसे कि इसका लेफ्ट हैंड साइड नॉर्थ पोल है। और आपने डिफ्लेक्शन देखा, इस अमीटर में राइट हैंड साइड में एक डिफ्लेक्शन मिला है और बल्ब में एक ब्लिंक आया। अब हम इस एक्सपेरिमेंट को जस्ट इसके रिवर्स करके भी समझेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस नेक्स्ट हम इस मैग्नेट को अब इस कॉइल से दूर ले जा रहे हैं। फिर क्या होगा, फिर से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा और इस बार जो करंट का फ्लो होगा इस बार देखा जाएगा कि यह क्लॉकवाइज है। इस बार एंटी क्लॉकवाइज नहीं है, इस बार क्लॉकवाइज है। और क्लॉकवाइज होने की वजह से जो फील्ड लाइन यहाँ पर बनेगा इस कॉइल के अक्रॉस, उसका लेफ्ट हैंड साइड साउथ पोल होगा। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन है वह इस बार लेफ्ट चला गया, ब्लिंक तो होगा ही क्योंकि करंट इंड्यूस्ड हुआ है। तो इस तरह से हम लोगों ने समझ लिया कि हर बार क्या होता है, आप देख पा रहे इधर साउथ है इधर नॉर्थ है, कि ये क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, नहीं चाहता है कि इधर जाए। यस, और इस वाले मेटल में करंट इंड्यूस्ड होगा और इसमें जो करंट का इंडक्शन। आइए आज हम इस वीडियो में साथ साथ बात करते हैं कि किस तरह से लेंज लॉ इफेक्टिव होता है और उसका क्या क्या इफेक्ट हमें दिखाई पड़ता है। तो क्या होगा कि सबसे पहले यहाँ पर एक पेंसिल आप देख पा रहे हैं, इस पेंसिल को इस मेटालिक सिलेंडर से पास कराया जाएगा और ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ आसानी से फ्री फॉल हो जाएगा। सेकेंड, हम लोग क्या करेंगे, इसी पाइप से होकर के एक मैग्नेट को पास कराएंगे, और जैसे ही आप मैग्नेट पास कराएंगे तो आप इसे समझ सकते हैं यह मेटालिक है और इस वाले मेटल में करंट इंड्यूस्ड होगा। और इसमें जो करंट का इंडक्शन होगा किस तरह से होगा, वह मैग्नेट को अपोज करेगा, जैसा कि हमारा लेंज लॉ का स्टेटमेंट है। इसे हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे। आप पाएंगे कि पेंसिल का जो स्पीड है वह स्पीड से मैग्नेट होल्ड नहीं करेगा, क्योंकि यह जो पाइप मैग्नेट इंड्यूस्ड करेगा वह हमेशा अपोज कर रहा होगा मैग्नेट को, लेकिन ग्रेविटी ज्यादा होने की वजह से वह स्लोली बाहर निकल जाएगा। अगर ग्रेविटी कम रहेगा तो वह मैग्नेट बाहर भी नहीं निकल पाएगा। आइए इस वीडियो को हम लोग देखते हैं। यस, जैसा हम लोग देख पा रहे हैं एक मैग्नेट है। सबसे पहले यहाँ पर एक पेंसिल को पास कराया जा रहा है सिलेंडर से, देखा गया, देखिए फास्टली तुरंत से ये बाहर निकल गया। फिर से आप चेक करके देख सकते हैं, यह पेंसिल जैसे ही वो सिलेंडर में डाला गया यह आसानी से बाहर निकल गया। अब इसके बाद एक मैग्नेट को पास कराया जा रहा है। अब आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, मैग्नेट को अदर एंड से निकलने में समय लग रहा है। या कुछ देरी के बाद आया, क्यों आया, क्योंकि इसको अपोजिशन मिला। जैसे ही आप पाइप से इन करता है तो आप देख पा रहे हैं कि यह स्लोली मूव कर रहा है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि
इस मैग्नेट में एक एंड नॉर्थ पोल है और एक एंड साउथ पोल है, और यह जो सिलेंडर है, यह सिलेंडर मेटल का बना हुआ है जिसमें करंट इंड्यूस्ड हो जाता है, और उस इंड्यूस्ड करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड वह बनाता है, और वह मैग्नेटिक फील्ड का जो पोल का डायरेक्शन होता है वह इस मैग्नेट के जस्ट अपोजिट होता है, जिसकी वजह से यह स्लोली गिरता है, क्योंकि उसे एक अपोजिशन मिलता है। जैसा हम जानते हैं नॉर्थ पोल को अपोज करता है, साउथ पोल को अपोज करता है।